स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू जहान। कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की, जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो मरीज ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है, उसके सैंपल की रिपोर्ट 18 दिन बाद आई है। मरीज रिपोर्ट आने से पहले ठीक हो चुका था, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि प्रदेश में अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब क्यों शुरू नहीं हो पाई। प्रदेश में कई महीनों से केंद्र और राज्य सरकार के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में सवाल है कि जीनोम सीक्वेंसिंग में देरी से खतरा बढ़ सकता है। प्रदेश में अब तक क्यों नहीं शुरू हुई जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब? कोरोना से लापरवाही भारी पड़ सकती है। टेस्टिंग और ट्रेसिंग की रफ्तार और बढ़ानी होगी। चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। बिलासपुर से एक मरीज में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट 18 दिन बाद आई। उसका सैंपल 17 दिसंबर को भुवनेश्वर भेजा गया था। 2 दिसंबर को ईवई से बिलासपुर पहुंचा। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और 14 दिसंबर को उसका कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें वो पॉजिटिव पाया गया। 15 दिसंबर को उसका सैंपल भुवनेश्वर भेजा गया, लेकिन सैंपल रिजेक्ट हो गया। 2 दिन बाद 17 दिसंबर को सैंपल फिर से भुवनेश्वर भेजा गया, जबकि 30 दिसंबर को वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। कई महीनों से इस पर केंद्र और राज्य के बीच बातचीत भी हो रही है, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। प्रदेश की ओर से अब तक जीनोम जांच के लिए 60 से अधिक सैंपल भुवनेश्वर भेजे गए हैं, जिसमें 12 सैंपल विदेश से आने वाले मुसाफिरों के हैं। अब तक 12 में से केवल 7 ही रिपोर्ट मिल पाई है, जिसमें से केवल 1 में ओमिक्रॉन मिला है। लेकिन वह रिपोर्ट भी 18 दिन बाद आई, जब मरीज स्वस्थ हो गया। जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब प्रदेश में जल्द से जल्द शुरू हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ गैस का खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत विश्नोई, हेल्थ एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ नरेश गुप्ता, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ बने हुए हैं। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी ओमिक्रॉन अब तेजी से पैर पसार रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तक जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो न जाने कितने ओमिक्रॉन के पेशेंट बीच में खुलेंगे, और यहाँ पर जिस तरह से लगातार मामले बढ़ेंगे, चिंता का विषय है। डॉक्टर अभिजीत विश्नोई, तो ये एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा ये मामला सामने आया, यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन वो मरीज 15 दिन के बाद जब रिपोर्ट आती है तो स्वस्थ हो जाता है। ऐसे में न जाने कितने लोगों को इन्फेक्ट कर गया होगा। जी बिल्कुल, लगातार हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं टेस्टिंग की संख्या भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है, चाहे वो RT-PCR हो, चाहे जीनोम सीक्वेंसिंग हो। यदि इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में 28 जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब्स हैं। ये 28 लैब्स यानी पर्याप्त, मतलब आपके एक स्टेट के ऊपर एक लैब भी नहीं है। ऐसे में इंडिया जैसी कंट्री जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, वो किस तरह से इस टेस्ट को कंडक्ट करा पाएगी, कितनी जल्दी रिपोर्ट करा पाएगी, उस सब का उदाहरण आज आप सबके माध्यम से हम सब देख ही चुके हैं। इस पीरियड में जब हमें मालूम था कि थर्ड वेव आने वाली है और कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड वेव हुई, इस बीच में हमारे सभी, चाहे तो देश हो चाहे प्रदेश हो, हर एक को कहीं ना कहीं RT-PCR जैसी मशीन्स या फिर जीनोम सीक्वेंसिंग की कुछ ना कुछ मशीन्स को बढ़ाने की तैयारी कर देनी चाहिए थी। फिलहाल अभी कुछ टाइम पहले मैं न्यूज में भी पढ़ रहा था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको पूरा नहीं कर पा रही थी, तो उसने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी अभी इनवाइट किया है। पर मुझे लगता है अब हम उस सब चीज के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं कि हम इस वेव में इन सब टेक्नोलॉजीज का फायदा उठा पाएं। ऐसे में मुझे लगता है कि फिलहाल सरकारों को चिंता ना सिर्फ इस वेव पे रखते हुए, बल्कि आगे भी कभी भगवान ना करे पर इस तरह की चीजें यदि इंडिया में आती हैं, तो उससे लड़ने की भी तैयारी के लिए हमारे स्वास्थ्य अमले को बहुत ज्यादा मजबूत करने की अब आवश्यकता आ चुकी है। अब हम चाहेंगे कि चाहे आप लोग के जो दोनों प्रवक्ता हैं उनके माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार तक ये बातें पहुंचे कि स्वास्थ्य को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जाए जितनी बाकी सभी चीजों को वो देने की कोशिश कर रहे हैं। धनंजय जी, आखिर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? कब तक जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब शुरू की जाएगी? देखिए केतु जी, निश्चित तौर पर आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है और जायज सवाल भी है।
अगर इस सवाल का मैं जवाब दूं तो मुझे थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब देश में सेकेंड लहर स्टार्ट हुई कोरोना की और डेल्टा वेरिएंट की चर्चा पूरे देश भर में होने लगी, और डेल्टा वेरिएंट अगर किसी मरीज के अंदर है उसको भी पकड़ने के लिए जीनोम सीक्वेंसी लैब की आवश्यकता पड़ती थी। उस दौरान भी प्रदेश सरकार ने देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसी मशीन और लैब की स्थापना के लिए अनुमति मांगी, क्योंकि इसका जो लैब की स्थापना जो होती है उसके बहुत सारे उसमें अन्य मापदंड है, जिसमें कोरोना के डीएनए की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसको सिम्टम्स को पकड़ा जा सके। और छत्तीसगढ़ रायपुर में भी एम्स हॉस्पिटल है। हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वही कम से कम जीनोम सीक्वेंसी की टेस्टिंग के लैब की स्थापना कर दी जाए, जिसकी तैयारी वहां पे चल रही थी। और हमें भुवनेश्वर जो है उड़ीसा, वहां पे जीनोम सीक्वेंसी कराने का हमको अनुमति मिला है। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी चिंता भी है, लेकिन राज्य सरकार प्रयास कर रही कि केंद्र सरकार से पत्रकार के माध्यम से इसकी अनुमति मिल सके, इसके संसाधन मिल सके। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। जी बिल्कुल नरेश गुप्ता जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब यहाँ पर नहीं है और कहीं ना कहीं मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ये चिंता का विषय हो गया है। इसके साथ साथ आपको नहीं लगता प्रदेश सरकार को अब और सख्ती बरतनी चाहिए? तो इस पे राजनीति से हटकर हमको सोचने की आवश्यकता है। राजनीति से हटकर बीजेपी, कांग्रेस, ये सब केंद्र और राज्य सरकार है, इससे सोचकर हमको हटके सोचने की जरूरत है। और डेफिनेटली आपकी ये बात की सख्ती की आवश्यकता है। देखिए अब ये लैब कितने हैं पूरे देश में? 28 लैब हैं। तो अब आप कल्पना करो कि क्या स्थिति होगी और क्यों है। ये एक इश्यू है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का जो अभाव है वो एक बड़ा फैक्टर है। तो अब हमको जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके लिए हमको सख्ती का पालन करना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, लोग प्रॉपर टेस्ट करा लें। जो अभी तो मतलब ओमिक्रॉन है कि नहीं है वो बहुत बात की बात है, लेकिन यदि आपको कोरोना का डाउट है और कोरोना है तो आपको वैसी आइसोलेशन में चले जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और सरकार का जो लेट डाउन नॉर्म्स हैं, जो लोगों को मास्क पहनने वगैरह का, इसका पूरा पालन करना चाहिए। और ये पब्लिक को भी ध्यान रखना चाहिए। सरकार तो अपने हिसाब से सारे प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार को उसमें सख्ती होनी चाहिए। बिल्कुल धनंजय जी, तो हमने जिस तरह से देखा ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे रिपोर्टर्स खबर दे रहे थे और उन्होंने जिस तरह की तस्वीरें हमें दिखाई, लोग शायद पालन करना भूल गए हैं कोविड गाइडलाइंस का, जिसके चलते मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो मोर्टालिटी है उसका डर नहीं है, यानी कि मृत्यु दर ज्यादा नहीं है, लोग बेपरवाह हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं ये लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं एक और नया रूप भी ये कोविड ले सकता है। तो ऐसे में अब बेहद जरूरी है कि सरकार सख्ती से पालन करे और कहीं ना कहीं कार्रवाई भी करे ऐसे लोगों पर जो कि कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए गीतू जी, जिस प्रकार से लोगों ने वैक्सीनेशन करवाए, फर्स्ट एंड सेकेंड डोज को लगा और थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस बढ़ा, उनको लगा, और जिस प्रकार से चर्चाएं बहुत सारे माध्यम से हुआ कि जिसको डबल डोज वैक्सीन लग गया है उसको अब कोरोना से खतरा के दायरा कम है उसके लिए, तो कहीं ना कहीं लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था। और दूसरी चीज, 2 साल से लोग घरों में बैठे हुए थे, लॉकडाउन थे, सब प्रकार से समस्याएं नहीं है, तो सब लोगों ने काम धाम की शुरुआत के दौरान बच्चों के स्कूल भी खुले कि कोरोना के साथ साथ भी बहुत सारी समस्याएं से लोग जूझ रहे थे। और निश्चित तौर पर जो तीसरी लहर की आहट आई है और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी अभी तक एक ही ओमिक्रॉन के पेशेंट पाए गए थे जो भी ठीक हो गए हैं, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के आजू बाजू के राज्यों के हालात हैं जहां को ओमिक्रॉन के पेशेंट की संख्या बढ़ी हुई है, एक निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान करूंगा, जिस प्रकार से हमने पहली और दूसरी लहर में जागरूकता के चलते भीड़ भाड़ से दूर रहकर, मास्क लगाकर, सैनिटाइज कर हमने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, सफलता प्राप्त की है। इसके समय भी जागरूकता करें और सरकार पूरी तरीके से सख्ती से पालन भी करा रही है। यहाँ पे स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम पे पूरी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम बंद कर दिए गए हैं, रैली जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जो थिएटर संभाल है वहां पे जो कुल बैठक क्षमता है उसके वो 1/4 मतलब 20-25% में उसको चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। तो सरकार पूरी तरह से सख्ती कर रही है और जनता के भी इसमें सहयोग मिल रहा है, जनता भी जागरूक है, इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ने में भी हम सफल भी होंगे गीतू जी, और सरकार पूरी तरह से तैयार भी खड़ी हुई है। बिल्कुल। अभिजीत जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि हमने ये देखा कि बच्चों के अंदर भी अब ये मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या माना जाए, क्या कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ है या फिर कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? फिलहाल किस तरह का जो स्टेटस है प्रदेश के लिए आप मानते हैं?
देखिए, कम्युनिटी स्प्रेड तो हो चुका है। जैसे ही हम इसको 5% से अबव हमारा पॉजिटिविटी रेट आ जाता है, जो कि शायद 1-2 दिन पहले ही हमने टच किया है, तो मान लेना चाहिए कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है या डिजीज एक तरह से अनकंट्रोलेबल हो चुकी है। तो अब इससे रिलेटेड हमें अलग अलग मेजर्स देखने पड़ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसा आप अभी कह रहे थे कि क्योंकि ये डिजीज उतनी ज्यादा घातक नहीं है, फेटिलिटी रेट इसमें उतनी ज्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से सीरियसनेस भी कम आएगी। मतलब जनता की तरफ से सीरियसनेस कम आएगी। ये सिंपल वैसी ही बात होगी कि जैसे सीजन आने पे अगर सीजनल फ्लू बुखार आता है तो कहीं ना कहीं लोग उसके बाद भी अपने काम करने निकल पड़ते हैं। और जब ये कोविड जैसा बुखार आया था, जब पहले आपने देखा सेकेंड वेव के दौरान, तो लोग इतना ज्यादा डर गए थे उससे कि आपस में एक दूसरे से मिलने में, पड़ोस के घर जाने में भी डर रहे थे। लोग अपने घर वालों की डेड बॉडी तक कलेक्ट करने नहीं जा रहे थे। तो सीधी सी बात है, जितना बड़ा डंडा होगा उतना ज्यादा आपको डर लगेगा, फिर चाहे वो डिजीज के बारे में हो या किसी और चीज के बारे में हो। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हैं जो कि डिजीज के सिम्टम्स हो। हम इस बारे में लकी जरूर हैं कि इस बार इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है, केवल ये स्प्रेड ज्यादा हो रहा है। डेथ रेट इसमें अभी 1% से भी कम है, पर फिर भी सतर्कता पूरी हमें रखनी ही पड़ेगी। जी, और डॉक्टर अभिजीत, एक और नया स्ट्रेन आ गया है फ्रांस में जो कि काफी घातक है, यानी ओमिक्रॉन के बाद एक और स्ट्रेन इस देश में भी आ सकता है, भारत में भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक संभावना हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से लोग लापरवाह बने हुए हैं या फिर रैलियां हो रही हैं और इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी बिल्कुल, देखिए, वायरस जो रहता है अक्सर अपने रूप बदलता रहता है, जिसको हम म्यूटेशन भी कहते हैं। सबसे कॉमन इसका एग्जांपल यदि अभी देखें इसके कोविड के अलावा, तो आपने देखा है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, जो पहले कभी सार्स के फॉर्म में आया या फिर बर्ड फ्लू के टाइम पे आया, या ऐसे अलग अलग जो फ्लूस के फॉर्म में निकल के आता है, इसके बीच में भी कई म्यूटेशन होते रहे हैं। पर अक्सर कुछ सालों के बाद इसमें एक ऐसा म्यूटेशन आता है जो वापस से थोड़ा सा आपको चिंताजनक या परेशान करने लायक हो जाता है। फिलहाल ओमाइक्रॉन का वेरिएंट जब तक हमारे लैब में इनिशियल डेज में आया था, हमें लग रहा था कि नहीं यार, ये तो बहुत खतरनाक होगा और इसमें जो है इलनेस और भी ज्यादा होएगी। पर जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिकल जानकारी बढ़ी तो समझ में आया कि इसके फैलने का रेट जो है काफी ज्यादा है। ये स्प्रेड भी तेजी से होता है, इसका पीक भी जल्दी आएगा और इसका डाउनफॉल भी जल्दी आएगा। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम देख सकते हैं स्टार्टिंग कंट्री साउथ अफ्रीका में, जहां 16 नवंबर के आसपास पहला केस आया था और 30 दिसंबर के आसपास तो वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अब कोई लॉकडाउन वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओपन हो गया है। तो उस छोटी सी कंट्री में हम मान सकते हैं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा चीज खत्म हो गई। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जहां पे स्प्रेड के लिए भी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और वहां पे अगर हम देखा जाए तो एक साथ अफेक्ट नहीं हुए। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर में इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले हुआ, इंदौर से धीरे से भोपाल स्प्रेड हुआ, ये दोनों के बीच में आने वाला अब उज्जैन में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी पहले रायपुर में आया, बाद में अब जाके दुर्ग वगैरह जैसे स्टेट और तेजी से इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ज्योग्राफिक लोकेशन इतनी बड़ी है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, तो उसकी वजह से ये स्प्रेड भी टाइम लेगा, इसका पीक भी टाइम लेगा और नीचे भी धीरे से आएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो 1.5 महीने साउथ अफ्रीका के हुए, यदि इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं ये 3-1 महीने तो ले ही लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, जिसके चलते ये महीने भर के अंदर ही अगर खत्म हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। नरेश जी, तो बीजेपी की तरफ से क्या लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से अभी जो प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं यही है कि लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए। जो लापरवाही बढ़ती जा रही है लोगों के द्वारा, क्या कुछ किया जा रहा है फिलहाल? लोगों को डर बना होना चाहिए। बहुत क्लियर है कि लोगों को मॉर्टेलिटी रेट नहीं है, इस बात से कंसर्न नहीं होना चाहिए, इस संबंध में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। हमको तो यही चर्चा करना चाहिए कि ये कोरोना, इससे भाग के रहिए आप। क्योंकि जो दूसरा एंगल जैसे शुरू होता है ना, मॉर्टेलिटी रेट नहीं है। देखिए, इसके पहले जो फर्स्ट फेज आया था कोरोना का, तो ये मैसेज था यूथ के पास कि हमको कुछ नहीं होता है। डॉक्टर साहब, मेरी बात से शायद आप कंसर्न करेंगे कि फिर सेकंड फेज में यूथ तो बॉदर ही नहीं कर रहा था उसको। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है साहब। देखिए, आप बीमारी है, बीमारी को समझ नहीं सकते कैसा म्यूटेशन हो रहा है उसको। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस बात का डर बना होना चाहिए, कोरोना है, कोरोना है बिल्कुल, और इस बात को डेथ रेट कम है, इस बात से बिल्कुल कंसर्न नहीं करना चाहिए, ना इस पे कभी कोई चर्चा होनी चाहिए।
धनंजय कोरोना ठाकुर है, इस बात का बिल्कुल डर होना चाहिए लोगों के मन में। धनंजय ठाकुर जी, फिलहाल प्रदेश सरकार इसके लिए कितनी तैयार है? अगर मामले बढ़ जाते हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं हैं अस्पताल प्रबंधन की? किस तरह से जो प्रदेश सरकार है तैयार रहेगी अगर ऑक्सीजन की बात होती है? क्योंकि कभी भी पीक आ सकता है, तीसरी लहर एक तरह से आनी मानी ही समझिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो केसेस इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो तीसरी लहर आ ही चुकी है। माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार कोरोना के तीसरी लहर से छत्तीसगढ़ की जनता को सुरक्षित रखने के लिए चुस्त दुरुस्त इंतजाम करके रखी हुई है। और हमारे जिला के जो प्रभारी मंत्री हैं जिलों में बैठक कर रहे हैं, जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। डेली जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहे हैं, डोर टू डोर जो वैक्सीनेशन हो रहा है, स्कूलों में वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, डेली टेस्टिंग किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले ही कहा ना कि इसकी जनता को जागरूक किया जा रहा है। हमने स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया, सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानी कार्यकर्ता, हमारे हेल्थ के जो वर्कर्स हैं वो सारे नरेश जी, आपके पास आ रही हूँ, दवाइयाँ दे रहे हैं वहाँ पे। तो सरकार पूरी तरीके से तैयार करी। हमारे पास 17,000 से अधिक बेड्स अवेलेबल है। जो ओमिक्रॉन पेशेंट अगर कोई आता है उसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन सेंटर्स है। सभी मेडिकल कॉलेजों में, जिला अस्पतालों में हमने ऑक्सीजन की यूनिट लगा कर रखा हुआ है। और जीनोम सीक्वेंसिंग के लैब के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी पत्र भी लिखे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को। तो सरकार तो पूरी तैयारी में है और सभी विभागों को अलर्ट कर किया गया हुआ है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो बस के माध्यम से आ रहे हैं, ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं, प्लेन के माध्यम से आ रहे हैं, उनको टेस्टिंग किया जा रहा है, आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है, उनको होम आइसोलेट किया जा रहा है। तो सरकार पूरी तरह से चौकन्ना जागरूक है। जनता को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा मैं निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करूंगा छत्तीसगढ़ की जनता से, अगर किसी को सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो तत्काल चिकित्सक के पास जाए, दवाइयां ले और जो डिस्टेंस का है उसे पालन करें ताकि किसी प्रकार के सिम्टम्स ना फैल पाए। ये सबसे बड़ी जागरूकता काम है। और जब तक आवश्यकता ना हो घर से बाहर ना निकले। छत्तीसगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है जी, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का। तो जनता से मैं आग्रह करूंगा कि उसको पालन करें। आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ही ना निकले। छोटे बच्चों का ध्यान रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें। बच्चों का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है उनको वैक्सीन भी लगवाया जाए। जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं और जिन्होंने डोज नहीं लगवाया है वो भी डोज लगाने के लिए मानसिक से तैयार हो जाए। हमारी स्वास्थ्य टीम जो है घर घर जाकर वैक्सीन लगा रही है। तो सरकार पूरी तरीके से चौकन्ना है जनता की सुरक्षा को लेकर और जनता को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। नरेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, मैं धनंजय जी सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं, तो इनके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जो नाइट कर्फ्यू लग गया है उसके बाद जो ढाबों के हाईवे के दोनों जो ढाबे हैं वहां पे जो शहर का यूथ जाकर डिनर करता है, तो उसको थोड़ा सा सरकार उसको मॉडस ऑपरेंडी तय करे और उसको कंट्रोल करे। देखिए, ये जो उसके लिए कर्फ्यू से बाहर रखा गया है क्योंकि जो नेशनल हाईवेज में बड़ी बड़ी ट्रकें चलती हैं, लोग और दूसरे कामों से निकलते हैं, उनके लिए व्यवधान उपस्थित ना हो। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसपे उनके लिए खुला रहे, लेकिन वो एंजॉयमेंट सेंटर मत बन पाए। जो फेज 2 पे था, कोरोना के फेज 2 में एक एंजॉयमेंट पॉइंट बन गया था, उसको कंट्रोल करना चाहिए। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बात की सरकार को मैं संज्ञान में ला रहा हूँ कि ऐसी चीजें हो रही हैं और पिछले समय हुई थी। तो सरकार इसको, मतलब धनंजय जी, इसको बिल्कुल आप ये राजनीतिक क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं है, उस पर प्रतिबंध लगाएं। शहर के बच्चे जा रहे हैं और आ रहे हैं तो उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। फोर्सेस लग जाए कि व्यवस्था हो जाए और जो बाहर से रूट से निकल रहे हैं उनके लिए अव्यवस्था ना हो। ट्रक के लोग जा रहे हैं और यात्रा में जो लोग हैं उनको व्यवस्था मिल जाए, लेकिन वो एंजॉयमेंट का सेंटर ना बन पाए। इस बात को वो थोड़ा सा क्लियर कर ले तो बहुत सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। प्रदेश की जनता के हित में चीजें हो जाएंगी। राजनीति करने के लिए तो बहुत जीवन पड़े हैं, उसके लिए कोई खास बात नहीं। जी धनंजय जी, बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर मैं गुप्ता जी की चिंता को समझ सकता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन गुप्ता जी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, राज्य सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो भी होटल्स हैं, थिएटर्स हैं, जिसकी बैठक क्षमता है उसके 25% ही वहां पे रहेंगे, तो ही वो ढाबा हो या कोई वो संचालित होगा। तो निश्चित तौर पर आपकी चिंता जायज है। सरकार उसने पहले ही आदेश जारी कर चुकी है। अगर किसी प्रकार के यहाँ नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस के जवान, सवारी, अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी सड़कों पर रात में चौकन्ना रखे व्यवस्था को देख रहे हैं। रात में भी टेस्टिंग की सुविधा प्रदान छत्तीसगढ़ में की गई है। तो निश्चित तौर पर गुप्ता जी, आपके जो चिंता है उसको पहले ही सरकार ने हल कर दिया है और कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि जगह है तो बताइए, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी।
अभिजीत जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है सामने कि कई बार इस ओमिक्रॉन के सिम्टम्स भी नहीं आते हैं, तो ऐसे में कैसे समझा जाए कि कोई ओमिक्रॉन से संक्रमित हो गया है और कितना नुकसान अंदर ही अंदर लंग्स में हो रहा होता है? देखिए, अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन से लंग्स में फिलहाल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। यदि बेसिक इसके सिम्टम्स के बारे में बातचीत करी जाए तो फिलहाल कुछ नए सिम्टम्स आंखों में आए हैं कि रेड आई हो जा रही है। उसके अलावा थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम हो सकती है, गले में दर्द या सूखी खांसी का एहसास हो सकता है, हाथ पांव में दर्द या लोअर बैक यानी पीठ में के निचले हिस्से में भी दर्द पाया जाता है। बट इसमें ऑक्सीजनेशन की उतनी कमी नहीं हो रही है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट भी उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। हाँ, यदि एसिम्प्टोमेटिक केस है तो आप सिर्फ गलती से या तुक्के तड़ाके में आपने किसी और कारण से टेस्टिंग करवा ली तो आप पॉजिटिव मिल सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई लोग जो बाहर से फ्लाइट से आ रहे हैं उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं था, पर एक हमने बैरियर बना रखा था कि इनको सबको आरटीपीसीआर कराना ही कराना है, तो उसमें वो पॉजिटिव आ गए। अब उनकी खबरें ले रहे हैं तो मैक्सिमम लोग बिल्कुल ठीक है, आराम से आइसोलेशन में है, पर वो धीरे से रिकवर हो जाते हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक केस को आप अगर जो कहते हैं स्पॉन्टेनियस डायग्नोसिस अगर हो गया तो हो गया, अदरवाइज उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल की बात है। बिल्कुल। तो डॉक्टर अभिजीत, क्या माना जाए, फिलहाल लोग जिस तरह से कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, बेहद जरूरी है ताकि अंदर कोई ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम बाहर से तो ठीक हैं लेकिन अंदर ही अंदर जो बॉडी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं नुकसान में जाता है, ऐसा मानते हैं आप? जी बिल्कुल, इनको अक्सर पोस्ट ट्रोमेटिक सिंड्रोम बोला जा सकता है या पोस्ट वायरल, बेसिकली जो आपकी बॉडी में वीकनेस डेवलप हो सकती है। वायरल बीमारी अक्सर ये जो खासतौर से जो रेस्पिरेटरी डिजीज से जुड़ी हुई रहती है वो कहीं ना कहीं बाद में, जैसे हमने सेकेंड वेव के बाद भी देखा, 6 महीने से साल भर तक आपको कई सारे सिम्टम्स दे सकती है। सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी आपकी सांस बाद में भी चढ़ रही है। ये अक्सर उन लोगों को हुआ जिनकी जो सीटी स्कोरिंग है बहुत ज्यादा हाई पाई गई थी। दूसरा जो कॉमन सिम्टम्स है, एक हाथ पांव में थकान होना या आप पूरे क्षमता से काम नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं आप जब अपने जो रेगुलर क्षमता देखते हैं शरीर की और वायरल बीमारी के बाद में जब अपनी क्षमता देखते हैं तो पाते हैं कि वो काफी कम हो गया है। आप जितनी एक्सरसाइज या जितनी वॉकिंग पहले कर लेते थे, जितनी देर में थकते थे, अब जल्दी थकने लग गए हैं। समझ में नहीं आता है, आप फिट महसूस कर रहे हैं पर आपका आउटपुट जो है वो कम हो गया है। इससे रिकवर होने में हम देख रहे हैं कि 6 महीने से साल भर का पीरियड लग जा रहा है कई सारे लोगों को। ये तो अभी हम देख पाए हैं, हो सकता है कुछ लोगों में ये परमानेंट डैमेज हो जो हमें वक्त के साथ मालूम पड़ा है। तो वायरस या कोई भी अन्य बीमारी से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि ये लॉन्ग टर्म में आपके अंदर क्या प्रॉब्लम छिड़ के जाएगा। अब ओमाइक्रॉन जैसे वेरिएंट में समस्या ये है कि चलिए ये माइल्ड इन्फेक्शन तो कर रहा है, पर इसके पोस्ट इफेक्ट में आपकी बॉडी में कितनी कमजोरी जाएगी वो अभी हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम। डॉक्टर अभिजीत, और यही हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं कि शायद इसमें मृत्यु दर ज्यादा ना हो, लेकिन एक बार जब वो आपकी बॉडी में एंट्री करता है तो उसके बाद न जाने कितनी बीमारी आपको दे सकता है। धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।